रामपुर गांव में रमेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रमेश दिन भर काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था और उसकी बड़ी बेटी शादी के लायक हो गई थी। एक दिन लड़के वाले रमेश के बेटी को देखने आते हैं। भाई साहब, हमें आपकी लड़की पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको हमारी लड़की पसंद आ गई है तो कृपा करके कुछ लेन देन की बात हो तो वो भी हमारे सामने रख दीजिए, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास मेरी लड़की के अलावा आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। अगर आपको कोई समस्या न हो तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं। अरे भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें भी ये दहेज प्रथा बिल्कुल पसंद नहीं। हम इसके साथ खिलाफ है। आप बस अपनी बेटी हमें दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये तो बहुत अच्छी ही बात है भाई साहब। आप जैसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। आजकल तो बिना दहेज की शादी ही नहीं होती। आई साहब, हम उन लोगों में से नहीं हैं। हमें दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए। बस आप अपनी बेटी को जो जो दे सकते हैं बस उतना दे दीजिएगा, वो भी अपनी बेटी के सुख के लिए। वो क्या है ना, हमारे घर में कूलर नहीं है। आप तो जानते हैं आजकल कितनी गर्मी पड़ती है, तो आपकी बेटी के लिए कूलर दे दीजिएगा। और हमारे घर से आपका घर थोड़ा दूर पड़ता है, तो आपकी बेटी को आपके घर आने में बहुत तकलीफ होगी, इसलिए आप एक स्कूटर दे दीजिएगा। और घर में का पूरा सामान पुराना हो गया है। आपकी बेटी अगर आएगी तो पुराना सामान देखकर उसके बुरा लगेगा, तो थोड़ा कुछ करके थोड़ा नया सामान भिजवा दीजिएगा। और हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं। बस हम आपकी लड़की की सुख सुविधाओं का सामान ही आपसे मांग रहे हैं। ठीक है भाई साहब, मैं आपको 1-2 दिन में संदेशा भिजवा दूंगा। ठीक है, आप विचार करके हमें बता दीजिए, पर जरा जल्दी बताएगा। हमारे लड़के के लिए बहुत से रिश्ते आकर खड़े हैं, लेकिन हमें अच्छी संस्कारी बहू चाहिए थी, इसलिए हम आपके यहाँ आए थे। वरना हमारे बेटे के लिए लाख रुपए दहेज लेने के लिए भी तैयार हैं। इतना कहकर लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। पिताजी, इन लोगों ने तो दहेज नहीं लेंगे बोलकर दहेज मांग भी लिया। ये लोग तो मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि हमें दहेज नहीं चाहिए, और बेटी के सुख के नाम पर इन्होंने तो बहुत सारा दहेज मांग लिया। पर बेटा, अगर हम ऐसे ही दहेज के बारे में सोचते रहें तो और मना करते रहें तो हमारी बेटी की शादी तो कभी नहीं हो पाएगी। तुम तो जानते हो इसके लिए कितने रिश्ते आकर गए, लेकिन सारे रिश्ते दहेज की वजह से न हो पाए। और इतना अच्छा लड़का जो शहर में अच्छी तनख्वाह पर काम करता है, ऐसा लड़का हमें दोबारा नहीं मिलेगा। इन्होंने तो दहेज भी नहीं मांगा है। इन्होंने सिर्फ घर का कुछ सामान मांगा है, वो भी हमारी बेटी के लिए ही मांगा है। हम लोग इधर उधर से कुछ न कुछ करके दे देंगे, लेकिन यह रिश्ता हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। शांति, तुम क्या कहती हो? तुम्हें क्या लगता है? हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम कब तक ऐसे ही दहेज की वजह से रिश्ते ठुकराते रहेंगे? रेशमा की शादी कब तक नहीं करेंगे? उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही है। हम रेशमा को कितने दिन ऐसे ही घर में बैठकर रखेंगे? हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। माँ, पिताजी, आप दोनों चिंता मत कीजिए। हम अभी जमींदार से कुछ पैसे उधार ले लेते हैं। शादी के बाद में शहर चला जाऊंगा और कुछ ना कुछ काम ढूंढ लूंगा और उसके सारे पैसे लौटा दूंगा। बस कीजिए आप सब लोग। आप मेरी वजह से इतना परेशान मत होइए। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। उन लोग ने दहेज के नाम पर कितना कुछ मांग लिया, और आप भी उन लोगों की हक में हाँ मिला रहे हैं। मुझे वो लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। उन्हें दहेज चाहिए, बहू नहीं। और आप भी उन लोगों की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। मुझे वो लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। छोटी, तू चुप कर। तू कुछ नहीं जानती। हम लोग हैं ना, हम सब देख लेंगे। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और विजय जमींदार से थोड़ा कर्ज उठा लेता है और रेशमा की शादी हो जाती है और विजय पैसे कमाने शहर चला जाता है। रेशमा, शादी के लिए जो छुट्टियां मैं निकाली थी वो अब खत्म हो गई हैं। मुझे कल ही शहर के लिए निकलना होगा। यह सुनकर रेशमा सोच में पड़ जाती है और थोड़ा सोचने के बाद बोलती है, आप चले जाएंगे तो मेरा यहाँ मन कैसे लगेगा? क्या आप मुझे साथ लेकर नहीं जा सकते? नहीं रेशमा, मैं तुम्हें अभी साथ लेकर नहीं जा सकता। वो क्या है ना, मैं नया नया नौकरी पर लगा हूँ,
इसकी वजह से अभी मैं पूरी तरह से वहाँ सेटल नहीं हुआ हूँ। जैसे ही मैं वहाँ थोड़ा सेटल हो जाऊँगा, मैं तुम्हें ज़रूर अपने साथ लेकर जाऊँगा। लेकिन अभी तुम मुझे थोड़ा समय दो, मैं जल्द ही तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। ठीक है जी, आप जैसा ठीक समझे। दूसरे दिन रेशमा का पति वहां से शहर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रेशमा की सास बोलती है, अरे बहू, दिवाली आ रही है और हमारे खानदान में एक रिवाज है कि पहली दिवाली की मिठाई बहू की मायके से आती है, तो तुम अपने मायके में ये संदेश भिजवा दो। और हाँ, उनसे ये भी कहना कि ज्यादा मिठाई भिजवाएं। हमारा खानदान बहुत बड़ा है, 2-3 किलो मिठाई से कुछ नहीं होने वाला। और मिठाई जरा अच्छी भिजवाएं, नहीं तो हमारा नाम खराब हो जाएगा। हमारी इज्जत का सवाल है, वरना लोग हमें कल ताना मारेंगे कि तुम्हारी बहू के मायके वालों ने कैसी मिठाई भिजवाई है। ठीक है माँ जी, मैं संदेश भिजवा दूंगी। एक दिन बाजार में रेशमा को उसकी माँ मिलती है। कैसी हो बेटी, ससुराल में सब ठीक तो है ना? मैं वैसे भी तुमसे मिलने आने वाली थी। दरअसल माँ, मेरी सास ने मुझसे कहा है कि उनके यहाँ ये रिवाज है, शादी की पहली दिवाली पर बहू के मायके से मिठाई आती है, तो मेरी सास ने मिठाई मंगाई है। हाँ बेटी, ये रिवाज है, मैं जानती हूँ। मैं मिठाई भिजवा दूंगी, तुम चिंता मत करो। तुम समझी नहीं, दरअसल मैं इसीलिए चिंता में हूँ क्योंकि मेरी सास ने बहुत ज्यादा मात्रा में मिठाई मांगी है। वो क्या है, हमारा खानदान बहुत बड़ा है और सारे रिश्तेदारों में मिठाई बांटनी है और उनके बहुत रिश्तेदार हैं माँ। मुझे लगता है लगभग 100 किलो के आसपास मिठाई लगेंगी। क्या बेटी, इतनी सारी मिठाई? बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे बाबूजी से बात करती हूँ, वह कुछ न कुछ जरूर करेंगे। तेरे यहाँ मिठाई पहुँच जाएगी बेटा। अब तू घर पर जा, बहुत समय हो गया, तेरी सास तेरी राह देख रही होगी। जी माँ, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। रेशमा की माँ घर जाकर अपने पति को सारी बातें बताती हैं। इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास, तुम चिंता मत करो। मैं एक काम करता हूँ जमींदार से और पैसे ब्याज पर ले लेता हूँ। हमें कुछ भी करके रेशमा के घर मिठाइयाँ भिजवानी ही होगी, नहीं तो वो हमारे बच्ची को बहुत भला बुरा कहेंगे। उसके सास उसे इस बात के लिए ताने मारेगी। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जमींदार हमें और पैसे ब्याज पर देगा क्या? क्योंकि हमने उनसे पहले भी कर्ज लिया है और वो अभी तक चुकाया नहीं है। विजय भी पता नहीं कहाँ रह गया, कितने दिन हो गए, वह शहर से अभी तक नहीं लौटा है। पता नहीं, लेकिन मुझे एक कोशिश तो करनी ही होगी। मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन अपनी बेटी के घर मिठाइयाँ भेज कर ही रहूंगा। फिर रेशमा के पिता जमींदार के पास जाकर पैसे मांगते हैं, तो जमींदार बोलता है, तुमने अपने बेटी की शादी के लिए पहले से ही कर्ज ले रखा है, वो कर्ज तो चुका नहीं पाए और फिर आ गए पैसे मांगने। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, निकलो यहाँ से, पहले मेरे पैसे लौटाओ, उसके बाद ही मांगने आना। जमींदार, मेरा बेटा शहर गया है, उसके ही के आते ही मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मेरी अभी के लिए सहायता कर दीजिए। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? बेशरम कही कि मैंने कहा ना, पहले मेरा पुराना वाला कर्जा लौटा, उसके बाद ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब निकलो यहाँ से। तभी विजय वहां पर आ जाता है और बोलता है, जमींदार, मुंह संभाल कर बात कीजिए और यह लीजिए आपके सारे पैसे, वो भी ब्याज सहित। पिताजी, आपको इससे और पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए यहाँ से। विजय बेटा, तू कहाँ रह गया था बेटा? हम कितने दिन से तेरी राह देख रहे हैं। चल जल्दी घर चल, तेरी माँ तुझे देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। विजय घर जाता है। विजय की माँ उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। बेटा, इतने दिन से कहाँ थे? हम कितने चिंता में थे। और इधर रेशमा के ससुराल वालों ने लगभग 100 किलो मिठाई मांगी है। आप चिंता मत कीजिए, 100 किलो क्या, मैं 200 किलो मिठाई भिजवा दूंगा। आपकी कृपा से मेरा शहर में बहुत अच्छा व्यापार चालू हो गया है और मुझे बहुत अच्छा मुनाफा भी होता है। माँ, अब चिंता की कोई बात नहीं, अब हमारे गरीबी वाले दिन नहीं रहे। आपके आशीर्वाद से आपका बेटा बहुत तरक्की कर रहा है। दोनों ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर रेशमा के घर मिठाई भेज दी जाती है। इतनी सारी मिठाई देखकर रेशमा के सास दंग रह जाती है और सोचती,
इतनी सारी मिठाई बहू के घर वाले तो बहुत गरीब है, फिर इतनी सारी मिठाई के लिए उनके पास पैसे कहाँ से आए? कुछ तो बात है। रेशमा भी सच में पड़ जाती है। पता नहीं पिताजी ने इतनी सारी मिठाई के लिए किस किस से कर्जा लिया होगा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। पता नहीं मेरी वजह से मेरे माँ बाप को और कितनी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन रेशमा अपने मायके जाती हैं। ये घर हमारा है, इतना अच्छा, और ये कैसे हो गया? माँ अपने घर कब बनवा लिया? ये तेरे भैया का कमाल है छोटी। हाँ रेशमा, विजय शहर में व्यापार कर रहा है, उसे बहुत अच्छा मुनाफा होता है। ये सब विजय ने ही किया है, और तुझे जो मिठाइयाँ भेजी थी वह भी विजय ने ही भेजी थी। माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे तो आपकी चिंता हो रही थी कि पता नहीं पिताजी ने मिठाइयों के लिए पैसे कहाँ से लिए होंगे। मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार आपके अच्छे दिन आ ही गए। ऐसा घर तो हमारे पूरे गांव में भी नहीं है। हाँ बेटी, भगवान की कृपा है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अरे सावित्री, तुम जानती हो तुम्हारे बहू के मायके वाले तो बहुत अमीर हो गए हैं। सुना है गांव में बहुत बड़ा घर बनाया है, और ऐसा घर जो पूरे गांव में किसी का नहीं है। सुना है तुम्हारे बहू का भाई बहुत अच्छा कमाता है और शहर से बहुत पैसा लेकर आया है। क्या बात कर रही हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। यकीन नहीं आता तो अपने बहू से पूछ लो। अच्छा, वही मैं। सोचो, इन भिखारी के पास इतनी सारी मिठाई के लिए पैसे कहाँ से आए? मुझे कुछ ना कुछ करके उनके पास से और पैसे निकलवाने होंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रेशमा अपने ससुराल लौटने के बाद उसकी सास बोलती, बहू, मेरे गहने नहीं मिल रहे, मेरे गहने कहाँ हैं? माँ जी, मुझे क्या पता आपके गहने कहाँ हैं? आपके गहने तो आपके कमरे में ही होते हैं। झूठ मत बोल बहू, मुझे अच्छे से पता है, तू नहीं लिए हैं। माँ जी, मैं झूठ क्यों बोलेंगे? और भला मैं आपके गहने क्यों लूंगी? झूठी कही कि तूने ही मेरे गहने चुराए हैं। मेरे गहने चुराकर तूने अपने घर वालों को दे दिए, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा घर बनाया है। तुझे शर्म नहीं आती? ससुराल से पैसे गहने चुराती है और अपने मायके वालों को देती है। वही तो मैं सोचूं, उन भिखारी के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? माँ जी, आप ये क्या बोलते जा रही हैं? वो पैसे मेरे भैया शहर से कमा कर लाए हैं। सब झूठ है, तूने मेरे ही गहने चुराकर उन्हें दिए हैं। रेशमा की सास रेशमा की एक बात तक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। तू चिंता मत कर बेटी, मैं तेरे सास ससुर से बात करता हूँ। ये क्या है समधी जी? मेरी बेटी से ऐसी क्या भूल हो गई जो आपने उसे घर से निकाल दिया? चोरी ऊपर से सीना, जौहरी तुम्हारी बेटी ने हमारे घर चोरी की है, मेरे गहने चुराए हैं और आप ही को दिए हैं, और हिम्मत तो देखो, ऊपर से मुंह उठाकर चले आए। आप ये क्या कह रही हैं? समधन जी, मेरी बेटी चोर नहीं है। हमने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं, वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और रही हमारी बात, तो सब जानते हैं कि ये पैसे मेरे बेटे ने कमाए हैं। वह मैं कुछ नहीं जानती। अगर अपनी बेटी की शादी बचाना चाहते हो तो मुझे मेरे गहने लौटा दो, नहीं तो मेरे गहने के पैसे मुझे दे दो, वरना अपनी बेटी को अपने घर पर ही रखो। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं समधन जी, जबकि मेरी बेटी की कोई गलती भी नहीं है। सब मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। अगर आपकी बेटी की शादी बचानी है तो आपको मुझे पैसे देने ही होंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है कि उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मैं कल आपको आपके पैसे दे दूंगा। विजय, ये तो क्या बात कर रहा है? मुझ पर भरोसा रखिए पिताजी, मैं सब ठीक कर दूंगा। दूसरे ही दिन विजय रेशमा को लेकर उसके ससुराल जाता है और उसकी सास को पैसे दे देता है। वैसे देखकर सास बहुत खुश हो जाती है। ये हुई ना बात, इन लोगों को अच्छा मजा चखाया, ये तो कमाल ही हो गया। मैंने कितनी आसानी से पैसे निकाल लिए। अब आगे आगे देखो, मैं तुमसे तुम्हारी बेटी के नाम पर और क्या क्या निकलवाती हूँ। थोड़ी ही देर बाद विजय पुलिस को लेकर वहां आता है।
ये क्या है विजय? यहाँ पुलिस क्या कर रही है? गहने नरी हो गए थे ना? पुलिस इस बात का पता लगाने आई है। उन्होंने हमारे घर पर तो देख लिया, वहां उन्हें कोई गहने नहीं मिले तो सोचा एक बार आपके घर की भी तलाशी हो जाए। वह गहने हमारे घर में नहीं है। वह तो तुम्हारे बहन नहीं चुराए थे और तुमने उसके पैसे भी दे दिए। फिर वह गहने यहाँ कैसे होंगे? वो तो पुलिस का काम है ना, अब वही पता लगाएगी कि वो के गहने कहाँ है। रेशमा की सास बहुत मना करती है, लेकिन पुलिस की तलाशी करती है और वो गहने रेशमा के सास के कमरे में ही मिल जाते हैं। ये गहन यहाँ कैसे आए मुझे नहीं पता। क्यों झूठ बोल रही हो? माँ जी, आप ही के पास थे। आपने जानबूझकर मेरे घर वालों से पैसे निकलवाने के लिए ये सब नाटक रचा। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपकी कोई बेटी होती और उसकी सास उसके साथ ये सब करती तो आपको कैसा लगता? मेरी बहन भी तो किसी की बेटी है, जरा उसके माँ बाप के बारे में भी सोचा होता। आपने जो जो मांगा हमने सब दिया, क्योंकि हम हमारी बेटी की खुशी चाहते थे। उसकी खुशियों के लिए हम सब करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आप इस बात का फायदा उठा रही हो। बेटी की खुशियों के लिए बाप आप क्या कुछ नहीं करते ताकि उनकी बेटी को ससुराल में कोई तकलीफ ना हो, वो खुशी से रह सके, और आप जैसे लोग उन्हें मजबूर करते हैं। रेशमा की सास का सर शर्म से झुक जाता है और वो बोलती है, रेशमा, बेटी मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। भगवान ने मुझे कोई बेटी नहीं दी। अगर दी होती तो शायद मैं आज ऐसा कदम नहीं उठाती। मैं समझ ही नहीं पाई। मुझे माफ कर दे बेटी। आइंदा मैं तुझे अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। तुझे यहाँ किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं वादा करती हूँ, मुझे एक मौका दे दे बेटी, मुझे माफ कर दे। माँ जी, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही काफ़ी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको सास नहीं, अपनी माँ समान ही मानती हूँ। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से कहानी का अंत होता है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमें दहेज के खिलाफ होना चाहिए। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी पूरी कहानी देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।